हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम टॉप 50 टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स से संबंधित आज हम तीसरा टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है रक्षा प्रौद्योगिकी। यदि आपने इससे पहले हमारे पिछले 2 टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और पहले उसे देखिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी। तो रक्षा प्रौद्योगिकी, राष्ट्र की रक्षा का दायित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास है, जो इस भूमिका का निर्वहन रक्षा मंत्रालय के माध्यम से करता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। अर्थात दोस्तों, जो भारतीय सशस्त्र सेना है वो 3 भाग हैं। एक है थल सेना, दूसरा वायु सेना और तीसरा नौसेना। और जो तीनों सेनाओं का जो कमान है दोस्तों वो है राष्ट्रपति के पास होता है। भारतीय सेना को अधिकतर थल सेना ही समझा जाता है। यह ठीक भी है, क्योंकि रक्षा पंक्ति में थल सेना का ही प्रथम व प्रधान स्थान होता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं थल सेना के विभिन्न कमान। यदि हम पश्चिम की बात करें दोस्तों तो वह शिमला में स्थित है। यदि पूर्वी कमान की बात करें दोस्तों तो कोलकाता में स्थित है। यदि उत्तरी कमान की बात करें तो उदयपुर में है। यदि हम दक्षिण कमान की बात करें दोस्तों तो पुणे में स्थित है। यदि मध्य कमान की बात करें दोस्तों तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और दक्षिणी पश्चिमी कमान की बात करें तो जयपुर राजस्थान में है। तो ये दोस्तों कुछ थल सेना के प्रमुख कमान हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, थल सेना के जो पद का जो क्रम है वो क्या है, तो आइए उसे जान लेते हैं। तो पहला दोस्तों लेफ्टिनेंट के बाद आता है कैप्टन के बाद आता है मेजर के बाद आता है लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर आता है मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल, और उसके बाद सबसे अंतिम आता है फील्ड मार्शल। लेकिन वर्तमान में ये नहीं है दोस्तों, किसके स्थान पर आ गया है CDS, चीफ डिफेंस स्टाफ। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि मिसाइल का वर्गीकरण किन के रूपों में किया गया है। तो मिसाइल का वर्गीकरण 3 रूपों में किया है दोस्तों। एक है मार के आधार पर, दूसरा है मारक दूरी के आधार पर, और तीसरा है प्रक्षेपण और लक्ष्य के स्थान के आधार पर। तो आइए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं मार के आधार पर। तो मार के आधार पर मिसाइल को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा है क्रूज मिसाइल। आइए दोस्तों पहले जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। ऐसी मिसाइल जो वर्टिकल गमन करती हुई वायुमंडल को पार कर जाती है और एवं लक्ष्य के ऊपर पहुंचने के बाद गुरुत्वीय बल से नीचे गिरती है। बैलिस्टिक मिसाइलों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये दुश्मनों के रडार द्वारा पहचान ली जाती है और रास्ते में ही से समाप्त की जा सकती है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल जो है लंबी दूरी तक मारक क्षमता रखती है। और भारत की जो अधिकतर मिसाइलें हैं बैलिस्टिक प्रकार की मिसाइलें हैं। अर्थात दोस्तों जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो क्या है कि लंबी दूरी की मारक क्षमता है, लेकिन ये क्या है कि इसमें समस्या ये है कि ये रडार के द्वारा पहचान ली जाती है और इसे रास्ते में ही नष्ट कर दिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं क्रूज मिसाइल के बारे में। ऐसी मिसाइलें जो भूमि के समानांतर गति करती हैं तथा दुश्मन के रडार के द्वारा नहीं पहचानी जाती, लेकिन ऐसी मिसाइल लंबी दूरी की मारक क्षमता नहीं होती है। तो दोस्तों यदि हम बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर कहें तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है लंबी दूरी की मारक क्षमता होती है, जबकि क्रूज मिसाइल की लंबी दूरी की मारक क्षमता नहीं होती। बैलिस्टिक मिसाइलें जो है रडार के द्वारा पहचान ली जाती है, लेकिन क्रूज मिसाइल को रडार के द्वारा आसानी से नहीं पहचानी जा सकती। जो बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों वर्टिकल गमन करती है, जबकि जो क्रूज मिसाइल है जो है भूमि के समांतर गति करती है। तो दोस्तों ये जो कुछ प्रमुख अंतर हैं बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के, इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं।
आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि मारक दूरी के आधार पर मिसाइलों को कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो एक है रणनीतिक मिसाइलें, दूसरा है लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, तीसरा है मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, चौथा है लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और अंतिम है दोस्तों अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें। तो चलिए दोस्तों अब एक एक करके देखते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं रणनीति की मिसाइलें। ऐसी मिसाइलें जिनकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर या उससे कम होती है, इसका उपयोग करने के लिए उन्हें युद्ध स्थल तक लाना पड़ता है। तो जो दोस्तों रणनीतिक मिसाइल होते हैं उसका उपयोग करने के लिए हमें युद्ध स्थल पर ले जाना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो मारक क्षमता बहुत कम होती है, वो मात्र 300 किलोमीटर। अब बात करते हैं दोस्तों लघु दूरी बैलिस्टिक मिसाइलें SRBM। ऐसी मिसाइलें जिनकी मारक क्षमता 300 से 1000 किलोमीटर तक होती है। जैसे बात की जाए दोस्तों तो भारत में जो अग्नि-1 है और जो सौर मिसाइल और पृथ्वी-3 है, ये सब क्या है, लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें। ऐसी मिसाइलें जिनकी मारक क्षमता 1000 से 3500 किलोमीटर तक होती है। जैसे बात करें दोस्तों अग्नि-2 और अग्नि-3, ये जो क्या है वो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के एक प्रकार है। अब बात करते हैं दोस्तों लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें LRBM या IMBM। ऐसी मिसाइलें जिनकी मारक क्षमता 3500 से 5500 किलोमीटर तक की होती है, जैसे अग्नि-4। अब बात करते हैं दोस्तों अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM। ऐसी मिसाइलें जिनकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से अधिक होती है। भारत द्वारा अभी तक इस प्रकार की मिसाइलें विकसित नहीं किया जा सका है। उदाहरण के लिए भी अग्नि-5 अभी विकसित किया नहीं गया है दोस्तों, विकसित प्रोसेस में है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब तीसरा जो प्रकार है दोस्तों वो है प्रक्षेपण और लक्ष्य के स्थान के आधार पर मिसाइलों को बांटा गया है। तो आइए जानते हैं कौन कौन प्रकार से बांटा गया है दोस्तों। पहला है दोस्तों सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलें, जैसे पृथ्वी और अग्नि-1। सतह से हवा मार करने वाली मिसाइलें त्रिशूल और आकाश। हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलें जैसे दोस्तों अस्त्र मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल की बात करें दोस्तों तो नाग, हेलिना, जो क्या है दोस्तों हेलीकॉप्टर जिसे लॉन्च किया जाता है। और एक है दोस्तों सबमरीन मिसाइलें, जो के सीरीज की मिसाइलें हैं दोस्तों, वो सब क्या है, एक सबमरीन मिसाइल है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं गति के आधार पर मिसाइल के प्रकार। तो गति के आधार पर मिसाइल को 3 प्रकार से बांटा गया दोस्तों। एक है सबसोनिक मिसाइल, जिसकी गति जो है 1 मैक से कम होती है। दूसरा है सुपरसोनिक मिसाइल, जिसकी गति जो 1 मैक से या 1 मैक या इससे अधिक होती है। और तीसरा दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी गति 5 मैक से अधिक होती है। आइए दोस्तों अब रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के बारे में जान लेते हैं। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन है। इसकी जो स्थापना की गई दोस्तों 1998 में की गई थी। इसे डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, इन तीनों को आपस में मर्ज करके एक DRDO स्थापित किया गया था दोस्तों। अगर इसके कार्यों की बात करें तो रक्षा उत्पाद के संबंधित सभी प्रकार के मिसाइलों का उत्पाद करता है दोस्तों। साथ ही साथ कुछ अन्य दवाएं और वायु शौचालय जैसे कार्य भी करता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं भारत में मिलने वाली मिसाइलें। भारत की आज़ादी के 25 वर्ष के भीतर ही भारत को 3 बड़े युद्ध झेलने पड़े थे, जिनमें भारत की रक्षा प्रणाली मजबूती करने के लिए मिसाइल को विकसित करना पड़ा था। जैसे दोस्तों भारत और चीन का युद्ध, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध, जो 3 बड़े युद्ध हुए थे वो थे। तब 1980 में एकीकृत निर्देशित विकास कार्यक्रम IGDP प्रारंभ किया गया था,
जिसके तहत 5 मिसाइल को विकसित करने का लक्ष्य किया गया था। यदि हम IGMDP की बात करें तो द इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है दोस्तों। इसके अंतर्गत 5 मिसाइलें जो है विकसित करने का लक्ष्य किया गया था, जिसे ये देखते हैं। तो जो 5 मिसाइलें थे दोस्तों वो थे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। अगर आप चाहे तो इसे याद करने के जो ट्रिक है दोस्तों वो है पटना, जो P से हो जाएगा पृथ्वी, A से हो जाएगा अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। तो 2008 में इस कार्यक्रम की समाप्त कर दिया गया था दोस्तों, लेकिन अग्नि श्रेणी की मिसाइल को इस कार्यक्रम से हटाकर अग्नि मिसाइल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइल विकसित किए गए थे, लेकिन 2008 में इसे समाप्त कर दिया गया था। लेकिन इस श्रेणी की जो अग्नि मिसाइल थी उसे हटाकर अग्नि मिसाइल के विकास कार्यक्रम फिर से प्रारंभ किया गया था, जिसमें अग्नि से संबंधित कई मिसाइलें बनाई गई, जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पृथ्वी मिसाइल की। यदि हम बात करें पृथ्वी मिसाइल दोस्तों तो IGMDP के तहत स्वदेशी तौर पर निर्मित पहली बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों। जो पृथ्वी है जो है IGMDP के तहत पहली मिसाइल कौन है, तो वह पृथ्वी। ये पृथ्वी मिसाइल है दोस्तों सतह से सतह मार करने वाली बैटल फील्ड मिसाइल है। अगर इसकी क्षमता की बात करें दोस्तों तो 150 से 300 किलोमीटर तक की मारक दूरी क्षमता है। पृथ्वी से संबंधित 3 मिसाइलें बनाई गई थी दोस्तों, 3 श्रेणी की। पृथ्वी 1 जिसकी क्षमता थी 150 किलोमीटर, पृथ्वी 2 है जो 250 से 350 किलोमीटर तक थी, और जो पृथ्वी 3 है दोस्तों 350 से 600 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। तो आइए चलो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आकाश की। आकाश जो है एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता रखता है दोस्तों। यह सतह से आकाश को मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। यदि इसकी क्षमता बात करें दोस्तों तो 30 से 70 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। अब मेड बाय इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स, ये जो है इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए, दोनों में ही यूज किए जा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों त्रिशूल की, तो वे जो है सभी मौसम के लिए वातानुकूल उपलब्ध थे, यानी से किसी भी मौसम में उपयोग किए जा सकते थे। ये जो थे दोस्तों सतह से आकाश मार करने वाले में सक्षम लेकिन कम दूरी की मिसाइल थी। ये निम्न स्तर के हमले का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था दोस्तों। इसकी जो रेंज थी मात्र 9 किलोमीटर, अर्थात इसे केवल युद्ध के समय ही इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी युद्ध स्थल पर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नाग मिसाइल की। सभी एंटी टैंक मिसाइल है दोस्तों, यह एक एंटी टैंक मिसाइल है। तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात एक बार दागो और फिर इसे भूल जाओ। 4 से 8 किलोमीटर तक की मारक दूरी क्षमता है। हेलिना जो है दोस्तों नाग से हवा मार करने वाला संस्करण है। तो जो हेलिना है दोस्तों नाग का ही एक संस्करण है जो ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ एकीकृत है। तो आइए दोस्तों अब अग्नि श्रेणी की मिसाइलों को देखते हैं, जिसमें पहला है अग्नि 1 मिसाइल। सिंगल स्टेज की है, जिसमें ठोस ईंधन और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों। ठोस प्रवर्धक बूस्टर और एक तरल प्रणोदक ऊपरी चरण का उपयोग करना है। अगर इसकी क्षमता की बात करें दोस्तों मारक दूरी की तो 700 से 8 किलोमीटर तक है, और इसे भी IGMD के तहत निर्मित किया गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अग्नि 2 मिसाइल की। ये जो है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। 2000 किलोमीटर से अधिक की मारक दूरी क्षमता है, और IGMD के तहत इसे भी निर्मित किया गया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अग्नि 3 की। तो अग्नि 3 की जो मिसाइल है दोस्तों वह 2 चरणों वाली है और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी क्षमता की बात करें दोस्तों मारक दूरी तो वह 2500 किलोमीटर और अग्नि कार्यक्रम के तहत संबंधित है।
इससे पहले जो अग्नि-1 अग्नि-2 है दोस्तों वह IGMD के तहत निर्मित किया गया था। फिर इसे 2008 में जब बंद कर दिया गया था तो फिर अलग से अग्नि श्रेणी कार्यक्रम के तहत अग्नि-3 मिसाइल को बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अग्नि-4 मिसाइल की। तो ये जो है दोस्तों ठोस प्रणोदक द्वारा संचालित 2 चरणों वाली मिसाइल है। रोड मोबाइल लॉन्चर से फायर, अर्थात इसे मोबाइल के द्वारा मोबाइल लॉन्चर से भी फायर किया जा सकता है। अगर इसकी मारक क्षमता की बात करें दोस्तों तो है 3500 किलोमीटर। स्वदेशी रूप से विकसित पूर्णतः अग्नि कार्यक्रम के तहत इसे विकसित किया गया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम अग्नि-5 मिसाइल की। तो यह है दोस्तों 3 चरणों वाले ठोस ईंधन स्वदेशी और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत है दोस्तों। इसमें 1.5 टन परमाणु वारहेड ले जाने की क्षमता है दोस्तों। अगर इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 5000 किलोमीटर है। इसने सेना में शामिल होने के बाद भारत भी USA, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में शामिल हो गया, जिसके पास इतनी अच्छी क्षमता वाले देशों में शामिल हो गया। अग्नि कार्यक्रम के तहत इसे भी विकसित किया गया था दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की। इसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी जो गति है 2.5 से 2.8 मैक की गति है। विश्व में सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है दोस्तों। सेना में शामिल होने के बाद यह पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट अर्थात दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करता है। मिसाइल की रेंज को यदि कहें तो इसकी जो है 290 किलोमीटर में 400 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है, अर्थात 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक इसकी जो रेंज क्षमता है। इसकी गति और रेंज को बढ़ाने का प्रयास चल रहा है, जिसमें इसकी गति को हाइपरसोनिक गति यानी 5 मैक से ऊपर और 1500 किलोमीटर की अधिकतम रेंज को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों निर्भया मिसाइल की। तो ये एक सबसोनिक मिसाइल है दोस्तों। ये ब्रह्मोस का पूरक है। भूमि, समुद्र, वायु तीनों जगह से इसे लॉन्च करने में सक्षम है। अगर इसकी पहुंच की बात करें या क्षमता की तो 1000 किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं के श्रेणी की मिसाइल की। जो के श्रेणी की मिसाइल क्या है? तो के मिसाइल से मुख्य रूप से पनडुब्बी द्वारा लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिन्हें DRDO द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। यह मिसाइल समूह का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है दोस्तों, इसलिए इसे के मिसाइल कहते हैं। यह मिसाइलें मुख्य रूप से सबमरीन मिसाइलें हैं जो पनडुब्बियों से प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो ये मिसाइल जो क्या है दोस्तों, पनडुब्बियों से प्रेषित किए जाने वाले सबमरीन मिसाइलें हैं। यदि हम K4 की बात करें दोस्तों तो उसकी क्षमता 3500 किलोमीटर है। K5 की बात करें तो 5000, K6 की बात करें तो 6000, जो K15 है वह क्या है, सागरिका है। वर्तमान में जो K5 मिसाइल को जो है अग्नि-5 के समान मारक क्षमता रखने योग्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारत में इस तरह सागरिका या K15 मिसाइल नौसेना के बड़े बेड़े में शामिल है। तो जो K15 या सागरिका मिसाइल है दोस्तों उसे भारत के नौसेना बेड़े में शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सौर मिसाइल की। K15 मिसाइल का भूमि संस्करण है। इसकी जो क्षमता की बात करें, भार ले जाने की बात करें दोस्तों तो 200 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम भार ले जाने की क्षमता है। और जो है सतह से सतह टैक्टिकल मिसाइल है। और इसकी मारक क्षमता की बात करें दोस्तों तो 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच है।
सौर मिसाइलों को ऐसे स्थानों पर रखा जाता है जहां पर इस पर दुश्मन की नज़र न पड़ सके। उपग्रह से ली गई तस्वीरों की मदद से भी इसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो सौर मिसाइल के बारे में बात याद रखिएगा दोस्तों, किसी उपग्रह से भी ली गई तस्वीरों की मदद से भी इसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो ये दोस्तों अब देखते हैं अस्त्र मिसाइल की। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है दोस्तों। DRDO द्वारा विकसित। अगर मारक क्षमता की बात करें तो 100 किलोमीटर। इसमें ठोस ईंधन प्रोडक्ट और भारतीय नौसेना के लिए से बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रहार मिसाइल की। तो कम दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों। DRDO द्वारा इसे विकसित किया गया है। 200 किलोग्राम तक हथियार को ले जाने के सक्षम है और ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करता है। ठोस प्रोडक्ट का प्रयोग किया गया है दोस्तों। अगर इसकी गति की बात करें तो 2 मैक है। अलग अलग दिशाओं में एक साथ 6 मिसाइल छोड़ने की क्षमता है। अर्थात दोस्तों एक साथ हम अलग अलग दिशाओं में 6 प्रकार के प्रहार मिसाइल छोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम। इसे वर्तमान में एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। यह एक ऐसी तकनीकी या प्रणाली है जो भूमि की सतह पर वायुमंडल पर लगाई जाती है और दुश्मन के क्षेत्र में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को रडार की तकनीकी की सहायता से पहचान की जाती है और उसे वायु में ही ध्वस्त की जाती है। तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, इसके माध्यम से हम दुश्मन की जो मिसाइलें जो हमारे क्षेत्र में आ रही होती है उसे रडार के माध्यम से पहचाने जाते हैं और उसे रास्ते में ही या हवा में ही इसे नष्ट कर दिए जाते हैं। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित जो नेत्र नामक इस तकनीक को समाप्त करने के लिए पृथ्वी और आकाश मिसाइलों का उपयोग किया है। तो जो हमारा नेत्र है वो क्या है दोस्तों, एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका उपयोग से हो गई रडार प्रणाली को अवेकस नाम दिया गया है। तो दोस्तों इसके उपयोग से जो की गई थी रडार प्रणाली उसको अवेकस नाम दिया गया है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं स्वाति रडार के बारे में। DRDO द्वारा विकसित रडार का निर्माण भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करता है। 50 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद दुश्मन के हथियारों, मोटर्स, उनके सिर, रॉकेट आदि का लोकेट करने में सक्षम हैं। यह एक साथ कई दिशाओं में हो रहे फायर लोकेशन और उनके लिए हथियारों की जानकारी देने में सक्षम हैं। तो दोस्तों जो स्वाति रडार है दोस्तों वो क्या है, एक रडार है दोस्तों जो 50 किलोमीटर की दूरी तक की कोई सी भी दुश्मन की जो रॉकेट है उसको पहचान सकती है और साथ ही साथ वह एक साथ कई दिशाओं में आ रहे हथियारों की भी जानकारी देने में सक्षम है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं टैंक में, जिसमें है भीष्म टैंक। भारत का प्रमुख युद्धक टैंक है। जैविक और रासायनिक हथियारों से निपट सकता है। शुरुआती टैंक रूस से बनकर आए थे। 6 किलोमीटर दूरी मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। अर्थात दोस्तों इस टैंक से हम 6 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। 48 टन वजन, दुनिया के हल्के टैंकों में से एक है। दिन और रात दुश्मन से लड़ने में सक्षम है। मिसाइल हमले को रोकने वाला कवच है और एक बार में 550 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। दोस्तों जो क्षमता है, दूरी है दोस्तों है 550 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अर्जुन टैंक की। तो स्वदेशी रूप से विकसित है, आसानी से अपने लक्ष्य को ढूंढ लेता है। DRDO ने इसको विकसित किया है। अर्जुन टैंक युद्ध के दौरान दुश्मन टैंक की पहचान करता है और उसे नष्ट कर देता है। युद्ध के दौरान में बिछाई गई माइंस हटाकर आसानी से आगे बढ़ने में सक्षम है। केमिकल अटैक से बचने के लिए भी स्पेशल सेंसर लगे हुए हैं। अर्थात दोस्तों जो हमारा अर्जुन टैंक है वो क्या है,
यदि बिछाई गई माइंस को भी हटाकर आसानी से वो आगे बढ़ने में सक्षम है। साथ ही साथ जो केमिकल अटैक से बचने में भी स्पेशल सेंसर इसमें लगे होते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं रॉकेट प्रणाली की, जिसमें है पिनाका रॉकेट प्रणाली। मल्टी बैरियर रॉकेट सिस्टम है, MBRL। DRDO ने इसे विकसित किया है। आधुनिक दिशा है, जिसमें सूचना प्रणाली से लैस है। यदि हम इसके संबंधित कुछ रॉकेट की बात करें, जिसमें पहला है पिनाका मार्क 1। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 40 किलोमीटर है। यदि हम पिनाका 2 की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 65 किलोमीटर है। पिनाका 1 में गाइड करने की तकनीक नहीं थी, इसे अब अपग्रेड कर दिया गया है और गाइडिंग प्रणाली से लैस कर दिया गया है। जो पिनाका 1 थे तो उसमें गाइड की तकनीकी नहीं थी। जो पिनाका 2 है उसमें इसे अपग्रेड करके गाइडिंग प्रणाली से लैस कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वायुसेना की। वायुसेना, अब वायुसेना से संबंधित हम देखते हैं दोस्तों लड़ाकू विमान। तो लड़ाकू विमान या यान गति तथा उससे मिलने वाली युद्ध शास्त्र की क्षमता के आधार पर वायुयानों अथवा लड़ाकू विमानों को अलग अलग पीढ़ियों में बांटा गया है। तो उनकी युद्धों के आधार क्षमता के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। वर्तमान में भारत में मुख्य रूप से 3G और 4G लड़ाकू विमानों का उपयोग अपनी सेना में कर रहा है। 2017 में भारतीय वायुसेना ने 2G पीढ़ी के लड़ाकू विमान MiG-21 को हटा दिया गया है। वर्तमान में भारतीय सेना के पास फ्रांस से खरीदे गए मिराज 200, रूस से खरीदे गए MiG-29 तथा सुखोई MKI लड़ाकू विमान शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों वर्तमान में भारत के पास 3G और 4G के लड़ाकू विमान का ही उपयोग करते हैं। इससे पहले 2017 में भारत ने 2G पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान थे उसे बंद कर दिया गया है। अभी वर्तमान में भारत के पास मिराज 200 जो कि फ्रांस से खरीदे थे और रूस से खरीदे गए MiG-29 और सुखोई MK1 लड़ाकू विमान शामिल है। तो आइए दोस्तों इन्हें बारी बारी से देखते हैं। हालांकि भारत और रूस के मध्य हुए विभिन्न समझौते के तहत दोनों देश मिलकर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान निर्माण करने में सहमत हुए हैं, जो स्टील तकनीक पर आधारित होंगे। तो दोस्तों भारत और रूस मिलकर अब 5वीं पीढ़ी की मिसाइल तकनीक निर्मित करने जा रहे हैं। स्टील तकनीक ऐसी तकनीक होती है जिसमें लड़ाकू विमानों पर लोहे की गेंद जैसी ऐसी आकृतियाँ लगाई जाती हैं जो रेडियो तरंगों को परावर्तित न कर उसकी दिशा को बदल देती हैं। तो जो 5वीं पीढ़ी जो भारत और रूस निर्मित कर रही है दोस्तों, वो क्या है, एक स्टील तकनीक पर आधारित है। और जो स्टील तकनीक ऐसी तकनीक है दोस्तों जो लड़ाकू विमानों पर लोहे की गेंद की ऐसी आकृतियाँ लगाई जाती है जिसमें रेडियो तरंगों को परावर्तित करके उसकी दिशा को बदल देती है। इसके कारण दुश्मन उन्हें रडार की सहायता से डिटेक्ट नहीं कर सकता। वर्तमान में अमेरिका, चीन, रूस के पास इस प्रकार के लड़ाकू विमान हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के लड़ाकू विमान को रडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। वर्तमान में केवल अमेरिका, चीन और रूस के पास इस प्रकार के लड़ाकू विमान हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं कि करके MiG-21 ये रूसी लड़ाकू विमान है दोस्तों। भारत ने इसे रूस से खरीदा है। मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, आसमान में ही रिक्लिंग हो जाती है। विमान में अलग से एक फ्यूल टैंक होता है दोस्तों, और इसकी जो करीबी है जो रेंज की बात करें तो 1400 किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सुखोई 30 MKI, रूस के सहयोग से विकसित किया गया है दोस्तों। उड़ान के दौरान ही फ्यूल भर सकते हैं इसमें। विमान में डबल इंजन लगे हैं दोस्तों और एक बार में 3000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं मिराज। मिराज जो है फ्रांस से भारत ने खरीदा था दोस्तों। फ्रांस द्वारा विकसित किया गया है। अधिकतम 2000 किलोमीटर की रफ्तार तक उड़ सकता है। मिराज जो 2000 है
वो चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, यानी 4G है दोस्तों। एयर टू एयर, हवा से हवा मार करने वाली, और हवा से लैंड, हवा से सतह मार करने वाली मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइलें, परमाणु शक्ति से लैस क्रूज मिसाइलें ले जाने की क्षमता है। अर्थात दोस्तों जो मिराज है वो क्या है, हवा से हवा मार करने वाली और हवा से सतह मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिसे लेजर गाइडेड मिसाइलें या फिर परमाणु शक्ति से लैस क्रूज मिसाइल ले जाने में भी सक्षम है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तेजस मिसाइल की। यह पुराने मिग-21 लड़ाकू विमानों का स्थान लेगा। इसका विनिर्माण जो है हाल के द्वारा किया गया है। यह अपने वर्ग में सबसे हल्का, सबसे छोटा और टेस्लेस मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है दोस्तों। ये हवा से हवा, हवा से सतह, सटीक निर्देशित हथियारों की एक रेंज ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह यात्रा के दौरान आकाश में ही ईंधन भरने में सक्षम है। इसकी अधिकतम पेलोड क्षमता की बात करें दोस्तों तो 4000 किलो है। ये अधिकतम 1.8 मैक की गति से प्राप्त कर सकता है, और इस विमान की जो रेंज की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा 3000 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों राफेल की। आकाश से ज़मीन पर और आकाश से आकाश में हमला करने में सक्षम है। 60,000 फीट की ऊंचाई पर जाने में सक्षम है। यदि हम की मारक क्षमता की बात करें दोस्तों तो 3700 किलोमीटर है। स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है और हवा में ईंधन भरने की क्षमता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भारत में मिलने वाली या उपयोग की जाने वाली हेलीकॉप्टर की। तो भारत में स्वदेशी स्तर पर विकसित किए जा रहे हेलीकॉप्टर में है चीता, चेतक, ध्रुव और रुद्र है दोस्तों। भारत ने ध्रुव नामक हेलीकॉप्टर को कई देशों में बेचा भी है। तो आइए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। तो पहला है दोस्तों चीता हेलीकॉप्टर, सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है दोस्तों, जो गर्म वातावरण में काम करने के लिए बनाया गया है। यदि हम बात करें चेतक हेलीकॉप्टर की दोस्तों तो नेवी के पास मौजूद सबसे पुराना हेलीकॉप्टर है, जिसकी टेक्नोलॉजी 1960 की है। अगला है दोस्तों ध्रुव हेलीकॉप्टर, जिसे हाल द्वारा विकसित किया गया है और ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। यदि हम रुद्र हेलीकॉप्टर की बात करें दोस्तों, इसे भी हाल के द्वारा ही विकसित किया गया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और हवा में मार करने वाले मिसाइल से सुसज्जित है। यदि दोस्तों बात करें चिनूक या अपाचे की, तो अमेरिका की जो बोइंग कंपनी से खरीदा गया था दोस्तों, ये भारत के मालवाहक हेलीकॉप्टर है। इसके निर्माण की तकनीक भी अभी भारत ने खरीदी है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं Mi-21। ये रूस की जो है लार्ज हेलीकॉप्टर गनशिप अटैक हेलीकॉप्टर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं रुस्तम 1। मध्यम ऊंचाई 7000 फीट भारत की तीनों सेनाओं द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। 24 घंटे तक उड़ान ये भर सकता है। यदि हम बात करें नेट ड्रोन की, तो DRDO द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों, हल्के वजन निगरानी और टोही अभियानों के लिए। यदि हम बात करें निशांत ड्रोन की, तो DRDO ने इसे विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य था इंटरगेटेड ग्रेटिंग ओवर इनेमी टेरिटरी, यानी दुश्मन की टेरिटरी पर नज़र रखना। डे और नाइट, दिन और रात दोनों में सक्षम है नज़र रखने में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अभ्यास ड्रोन की। DRDO द्वारा इसे विकसित किया गया है दोस्तों। उड़ान भरने के लिए किसी बाहरी चीज़ की मदद की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास ड्रोन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो ऑटो पायलट की मदद से अपने टारगेट को आसानी से निशाना लगा सकता है। तो जो अभ्यास ड्रोन है दोस्तों एक ऑटो पायलट ड्रोन है। जो हैरान ड्रोन है दोस्तों वो इजरायली ड्रोन है। शत्रु देशों पर निगरानी रखने के साथ ही आक्रमण करने में भी सक्षम है। सैन्य बलों के दुश्मनों को ठिकाने में बिल्कुल सटीक जानकारी मिल जाएगी।
ज़्यादा दूरी से ऑपरेशन किए जा सकेंगे दोस्तों। साथ ही साथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। तो दोस्तों जो हैरान ड्रोन है उसकी सहायता से हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर भी निगरानी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रोन जो यूएई के संबंध में जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने ड्रोन के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए थे। डीजीसीए ने ड्रोन के मुख्यतः 5 प्रकार निर्धारित किए गए हैं। एक है नैनो ड्रोन, वे ड्रोन जिसका वजन 250 ग्राम होगा उसे हम नैनो ड्रोन कहेंगे। यदि हम बात करें माइक्रो ड्रोन की तो वह 250 से 2 किलोग्राम तक होंगे। और जो स्मार्ट ड्रोन होंगे दोस्तों वह 2 केजी से 25 केजी के बीच होंगे। और जो मीडियम ड्रोन होंगे दोस्तों 25 केजी से 150 केजी तक। और जो लार्ज बड़े ड्रोन होंगे वो 150 से अधिक किलो तक के होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नैनो ड्रोन के अतिरिक्त अन्य सभी ड्रोन को विमान नियामक से विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करना आवश्यक है। तो दोस्तों यदि नैनो ड्रोन को छोड़ के बाकी सभी ड्रोनों को अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाना बाध्यकारी है। सभी ड्रोन के लिए आवश्यक उपकरण जैसे जीपीएस, आईटी पैड आदि अनिवार्य है। ड्रोन के लिए आवश्यक है कि उनका उपयोग केवल दिन के समय ही किया जाए, परंतु रात के समय होने वाले सामाजिक समारोह जैसे विवाह आदि फोटोग्राफी के लिए ड्रोन का प्रयोग अनुमति है, किंतु प्रयोग करने के पूर्व पुलिस और प्रशासन को सूचना देना आवश्यक है। तो दोस्तों इस कुछ ड्रोन के संबंधित नियम और गाइडेंस है जो हाल ही में भारत सरकार ने लागू किए हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं विमान वाहक पोत की। जो विक्रांत है दोस्तों 1996-97 में रिटायर्ड ब्रिटेन से खरीदा गया था। विराट जो 2016-17 में रिटायर्ड हो गया था, जिसे हमने ब्रिटेन से खरीदा था। विक्रमादित्य 2014 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। रूस के एडमिरल मोर्सको के नाम से जाना जाता है। तो यदि बात करें विक्रांत वाहन पोत की तो वो रिटायर हो गए दोस्तों, जिसे हमने ब्रिटेन से खरीदा था। जो दूसरा है विराट वो भी रिटायर हो गया दोस्तों, जिसे भी हमने ब्रिटेन से ही खरीदा था। और जो विक्रमादित्य है जिसे 2014 में रूस से खरीदे गए थे वो भी शामिल हुआ है। यदि हम बात करें INS-1 विक्रांत की तो ये भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित विमान वाहक पोत था। अमेरिका की सहायता स्टोबर तकनीक से छोटे रनवे पर भी रोकने में सक्षम था। ऐसा था छोटे रनवे में भी उड़ान भर सकता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ पनडुब्बियाँ की। तो एक होती है दोस्तों डीजल पनडुब्बियाँ, जिसमें है INS सिंधु घोष। रूस की तकनीक से इसे विकसित किया गया था दोस्तों। अगर इसकी गति की बात करें तो 17 नॉट प्रति घंटा है। INS सिंधु घोष में टारपीडो मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल तैनात है। इनमें 2 टेलीस्कोप है जिसमें पानी के अंदर रहते हुए भी समंदर के बाहर की तस्वीरें देखी जा सकती है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं INS शिशुमार के बारे में। ये जर्मनी की तकनीक से विकसित किया गया है दोस्तों। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने और घातक पनडुब्बियों में से एक है। अगर इसकी गति की बात करें तो 18 नॉट प्रति घंटा है। NS शिशुमार INS सिंधु घोष की तुलना में छोटी पनडुब्बी है। सिर्फ शिशुमार पनडुब्बी में ही इमरजेंसी एग्जिट किट है, जिसकी मदद से एक साथ सभी लोग बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों INS कलवरी की। स्कार्पिंग श्रेणी की पहली पनडुब्बी है दोस्तों। फ्रांस की तकनीक से इसे विकसित किया गया है। डीजल इलेक्ट्रिक एक पनडुब्बी है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें दोस्तों तो दुश्मन के व्यापार और ऊर्जा मार्ग पर नज़र रखना, अपने क्षेत्र को ब्लॉक करना और युद्ध के उपकरणों की रक्षा करना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नाभिकीय पनडुब्बियों की। तो भारत द्वारा रूस में खरीदी गई चक्र नामक नाभिकीय पनडुब्बियों का उपयोग किया जा रहा है। तो जो चक्र है दोस्तों
नाभिकीय पनडुब्बी है जिसे हमने रूस से खरीदा है, जिसे हम वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। हालांकि भारत द्वारा स्वदेशी स्तर पर INS अरिहंत तथा INS अरिघात नामक पनडुब्बियों का भी विकास किया जा रहा है। अरिहंत का मतलब होता है दोस्तों दुश्मन को नष्ट करने वाला। INS अरिहंत जल, थल, नभ तीनों में मार करने की सक्षम है। इसे न्यूक्लियर ट्रायड भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि तीनों स्तर की सुरक्षा। इनको बनाने के बाद भारत छठा सबसे बड़ा देश बन गया जिसके पास इस तरह की पनडुब्बियां हैं। यदि हम अन्य 5 देशों की बात करें दोस्तों तो USA, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। INS अरिहंत जो है दोस्तों वो अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। यदि प्रकार की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। ये भारत द्वारा निर्मित की जा रही दूसरी परमाणु ऊर्जा वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसके यदि मूल नाम की बात करें दोस्तों तो INS अरिदमन है। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं टारपीडो के बारे में। तो टारपीडो वरुणास्त्र DRDO द्वारा इसे विकसित किया गया है। यह पनडुब्बियों की रोधी टारपीडो GPS की मदद से अपने लक्ष्य को भेद सकता है। अभी तक भारतीय नौसेना विदेशों से खरीदे गए टारपीडो का ही इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब वरुणास्त्र के शामिल हो जाने के बाद भारत नौसेना स्वदेशी विंधक लेंस हो गए हैं। तो जो दोस्तों स्वदेशी रूप से निर्मित जो पहली टारपीडो की है तो वह है टारपीडो वरुणास्त्र, जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं टारपीडो मरीच। DRDO द्वारा इसे विकसित किया गया है दोस्तों एडवांस टारपीडो डिफेंस सिस्टम। अगर इसकी 250 किलोमीटर तक के वारहेड ले जाने की सक्षम है। दुश्मन को लोकेशन मिलते ही मरीच लॉन्च कर दिया जाता है, जिसके बाद यह अपनी सतह बदलते हुए रॉकेट लॉन्च करता है। इसे कुल 10 रॉकेट लॉन्चर हैं, जिससे निकलने वाली किरणें दुश्मन को भ्रमित करती हैं। इसी बीच सबमरीन अपनी लोकेशन बदलकर दुश्मनों के सबमरीन पर टारगेट कर लेती है। तो दोस्तों एक क्या है, एक लॉन्चर है जो दुश्मनों को भ्रमित करने का कार्य करती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भारत के परमाणु कार्यक्रम कि भारत कौन कौन से परमाणु कार्यक्रम में शामिल है कि नहीं है। तो यदि हम भारत के परमाणु सशस्त्र कार्यक्रम की मौलिक विशेषताएं देखें तो भारत बम सेना में हाथ में नहीं बल्कि सरकार के हाथ में है। पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं, आत्मरक्षा के लिए, यदि आंतरिक समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना ही उनका पालन करेगा। भारत के परमाणु बम न्यूनतम क्षमता वाले हैं और जैविक रासायनिक हथियार की स्थिति में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये तो दोस्तों कुछ भारतीय परमाणु शस्त्र कार्यक्रम की मौलिक विशेषताएं थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं वैश्विक निषेध संधि के बारे में, जिसमें पहला है दोस्तों परमाणु अप्रसार संधि। इसे वर्ष 1958 में हस्ताक्षर किए गए थे, 1968 में, वर्ष 1970 में प्रभावी हुआ था दोस्तों। वर्तमान में इस संधि में 191 देश शामिल हैं। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत का विचार है कि NPT संधि भेदभावपूर्ण है, अतः इसमें शामिल होना उचित नहीं है। भारत का तर्क है कि इस संधि से 5 शक्तियों USA, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन और रूस को ही परमाणु क्षमता का एकाधिकार प्रदान करता है। अन्य देश जो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है उन्हीं पर लागू होती है। तो इस कारण से दोस्तों भारत जो है परमाणु अप्रसार संधि में हस्ताक्षर नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सॉल्ट की, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक। अमेरिका और रूस के बीच एक संधि है दोस्तों। सामरिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना मुख्य उद्देश्य 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे। वर्तमान में अप्रभावी है क्योंकि इसका नवीनीकरण नहीं हुआ है।
तो वही दोस्तों बात कर लेते हैं मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR के बारे में। 1987 में G7 देशों सहित 12 विकसित देशों ने मिलकर एक आणविक हथियार के प्रसार को रोकने के लिए एक समझौता किया था, जिसे MTCR कहा गया। 2016 में भारत ने MTCR का पूर्ण सदस्य बन गया है। तो दोस्तों यदि आपको कहा जाए कि क्या भारत MTCR का सदस्य है, तो हाँ है, बिल्कुल है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्टार्ट संधि की। भारत और रूस के बीच एक संधि है दोस्तों, जिसका मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों की होड़ को रोकना है। 1991 में START 1 संधि का स्थान है। संधि इस साल समाप्त होने वाली है, लेकिन अमेरिका ने इसका विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर रूस ने अपनी सहमति दे दी है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं CTBT, जिसका अर्थ है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। 24 सितंबर 1996 को अस्तित्व में आई थी। भारत और पाकिस्तान इसमें हस्ताक्षर नहीं किए हैं। परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंध सदस्य देश अपने नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों को भी परमाणु परीक्षण पर नियंत्रण करेंगे। ये दोस्त का उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रक्षा उत्पाद और निर्यात संवर्धन संधि नीति 2020। सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करना, एक गतिशील, मजबूत और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग विकसित करना, आयात पर निर्भरता कम करना, मेक इन इंडिया की पहल को आगे बढ़ाना और रक्षा उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देना है। भारत सरकार द्वारा रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध, 101 विदेशी रक्षा उत्पादकों को आयात पर रोक, आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी उत्पादकों को बढ़ावा और घरेलू रक्षा उद्योग को 4 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं तो रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। 2020 में केंद्र सरकार ने ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में 49% की सीमा को बढ़ाकर 74% कर दिया है। साथ ही सरकार ने एक सृजन ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया गया है। इस पोर्टल में उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो वर्तमान में भारतीय रक्षा के उद्योग द्वारा आयात की जा रही है। अर्थात दोस्तों भारत जितनी भी चीज़ों की आयात करेगा रक्षा संबंधित, उसे सृजन नामक पोर्टल पर आपको प्रदर्शित किया जाएगा। तो दोस्तों आइए अब रक्षा से संबंधित कुछ युद्धाभ्यास पर भी देख लेते हैं। तो जो संप्रीति युद्धाभ्यास है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच है। मित्र शक्ति की बात करें तो भारत श्रीलंका, मैत्री व्यायाम की बात करें दोस्तों तो भारत और थाईलैंड के बीच है। यदि हम वज्र प्रहार की बात करें तो भारत और USA। युद्धाभ्यास जो है भारत और USA। खाना बदोश हाथी की बात करें तो भारत और मंगोलिया। गरुण शक्ति की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया। शक्ति व्यायाम की बात करें तो दोस्तों भारत और फ्रांस। धर्म रक्षक की बात करें तो भारत और जापान। सूर्य किरण जो है दोस्तों भारत और नेपाल। हाथ से हाथ डालकर या हैंड इन हैंड की बात करें तो भारत और चीन। सिम्बैक्स की बात करें तो भारत और सिंगापुर। शक्ति व्यायाम की बात करें तो भारत और फ्रांस। और कॉर्पोरेट की बात करें तो भारत और थाईलैंड। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है दोस्तों, आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यदि हम बहुपक्षीय व्यायाम की बात करें दोस्तों तो एक है तो रिम्पेक जिसमें 26 देश भाग लेते हैं। दूसरा है मालाबार जिसमें 3 देश। यदि हम कोबरा सोना की बात करें तो जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो देश है वो भाग लेते हैं। यदि हम संवेदना बहुपक्षीय व्यायाम की बात करें तो दक्षिण एशियाई के जो राष्ट्र हैं वे इसमें भाग लेते हैं। तो आगे और युद्धाभ्यास दिए गए हैं दोस्तों देश और भारत देश और दूसरे देश के बीच, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों हेलिना है। एक आपके ऑप्शन है टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल, ऑप्शन बी परमाणु तारपिंडों, ऑप्शन सी सतह से हवा मार करने वाली निर्देशित मिसाइल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप चाहे तो दोस्तों इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों
इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। जो हेलिना है दोस्तों वह क्या है, टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्त्र मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, यह हवा से हवा मार करने वाली पहली स्वदेशी मिसाइल है। दूसरा, अस्त्र को एक अन्य विशेषता जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटरिज्म है। तीसरा, यह एक साथ कई लक्ष्यों को साधने में सक्षम है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 या ऑप्शन डी 1 और 3। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब में कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो हमारे तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धनुष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली आर्टिलरी गन है। दूसरा, इसकी प्रहार क्षमता 76 किलोमीटर है। तीसरा, इसे गंभीर ठंड की स्थिति में छोड़कर सभी मौसम की परिस्थिति में प्रयोग करने के लिए तैयार किया गया है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, अर्थात आपको गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, जो हमारा दूसरा और तीसरा कथन असत्य हो जाता है। पहला कथन इसलिए असत्य हो जाता है दोस्तों क्योंकि इसकी जो मारक सीमा क्षमता है वो 76 नहीं बल्कि 38 किलोमीटर है। और दूसरी बात जो हमारा तीसरा कथन है दोस्तों, ये ठंड की स्थिति को छोड़कर, तो ये कथन असत्य हो जाता है क्योंकि यह किसी भी मौसम में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन भारत द्वारा निर्मित एंटी टैंक मिसाइल नहीं है। पहला है जेवलिन, दूसरा है स्पाइक, तीसरा है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, जो हमारा पहला और दूसरा कथन असत्य जो है क्या है, भारत द्वारा निर्मित मिसाइल नहीं है। यदि हम बात करें दोस्तों जेवलिन की तो ये यूएसए की मिसाइल है, और स्पाइकल की बात करें तो यह इजरायली मिसाइल है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिशन रक्षा शक्ति ज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या है। आपके ऑप्शन है अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी के शोध को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी साइबर सुरक्षा के खतरों के खिलाफ डिजिटल डेटा की रक्षा करना, या ऑप्शन डी बौद्धिक सभ्यता को सृजन को बढ़ावा देना। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। चलिए इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बौद्धिक संपदा के सृजन को बढ़ावा देना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिनूक संदर्भित करता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एक ध्रुवीय अनुसंधान स्टेशन को, ऑप्शन बी एक हेलीकॉप्टर को, ऑप्शन सी एक खाना बोदो जनजाति को, या ऑप्शन डी एक विषाणु जनित रोग को। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन बी, एक हेलीकॉप्टर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में निजी क्षेत्र की पहली मिसाइल उप प्रणाली विनिर्माण विकसित की गई है। आपके ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी पुणे। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हैदराबाद। तो हैदराबाद में दोस्तों निजी क्षेत्र की पहली मिसाइल उप श्रेणी विनिर्माण स्थापित किया गया है, और इसे मेक इन इंडिया के तहत स्थापित किया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें क्रूज मिसाइलें हैं जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। दूसरा, अग्नि-1 की मारक क्षमता 8000 से 10000 किलोमीटर है। तीसरा, आकाश एक स्वदेशी तौर पर विकसित सतह से हवा मार करने वाली एक मध्यम श्रेणी की मिसाइल है। चौथा, नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। तो आपको बताना है दोस्तों उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4 या ऑप्शन डी 1, 2, 1, 3 और 4। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी 3 और 4। जो हमारे 3 और 4 कथन जो है सही है दोस्तों। हमारा पहला कथन असत्य हो जाता है क्योंकि यह परमाणु हथियार से लैस नहीं है बल्कि ये सतह से मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और जो हमारा दूसरा कथन है दोस्तों इसकी क्षमता जो है 8000 से 10000 न होकर केवल 700 से 800 किलोमीटर तक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विगत दिनों में भारत ने INS विक्रांत नामक स्वदेशी विमान पोता का जलावन किया है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं। आपको बताना है दोस्तों INS विक्रांत की विशेषता। पहला दोस्तों ये भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत है। दूसरा, कोच्चि शिपयार्ड द्वारा निर्मित एक प्रथम युद्ध पोत है। तीसरा, इस पोत पर भारत का अपना हल्का हेलीकॉप्टर ध्रुव तैनात किया जाएगा। चौथा, इस पोत पर शॉर्ट टेक ऑफ बम एसिटेक रिकवरी वाहन स्टोबोट तैनात किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि उसमें कौन से कथन संबंधित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है दोस्तों 1 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो चलिए दोस्तों अब इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, चारों के चारों कथन सही हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, K4 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। अर्थात दोस्तों आपको गलत कथन बताने हैं। पहला, ये या ऑप्शन ए है दोस्तों, यह मध्य दूरी की पनडुब्बियों को प्रेषित योग्य बैलिस्टिक मिसाइल है। बी, यह परमाणु क्षमता से संपन्न मिसाइल है। सी, ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के तत्वाधान के निर्माणाधीन है। या ऑप्शन डी, इसका विकास इसलिए किया गया है कि INS अरिहंत में अग्नि 5 मिसाइल की तैनात की जाने में कठिनाई की जा सके। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी। जो हमारा चौथा कथन है वो गलत है, बाकी के तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।